नमस्कार। आज हम बात करते हैं एल्कीन एल्कीन के बारे में। एल्कीन जनरल फॉर्मूला CnH2n। पिछले वीडियो में हमने बात की एल्केन, रिएक्शन ऑफ एल्केन और सेलेक्टिविटी एंड रिएक्टिविटी के बारे में। अब हम बात करते हैं एल्कीन के बारे में। नाउ नंबर 1, सिंथेसिस ऑफ एल्कीन। एल्कीन का संश्लेषण सिंथेसिस हम कई विधियों से कर सकते हैं, जिनमें मेन मेथड्स हैं, मुख्य विधियां, उनमें इस प्रकार है। नंबर 1, बाय डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, यानी एल्किल हैलाइड के विहाइड्रोहेलोजनीकरण से। नंबर 2, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल के निर्जलीकरण से। और नंबर 3, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइन। 3 मेथड से हम एल्कीन का संश्लेषण कर सकते हैं। नंबर 1, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। नंबर 2, dehydration of alcohol. Number 3, hydrogenation of alkyne. Now number 1, dehydrohalogenation of alkyl halide, एल्किल हैलाइड के विहाइड्रोहेलोजनीकरण से, यानी विहाइड्रो, हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों का हटना। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हेलोजन और हाइड्रोजन दोनों ही हटते हैं, रिमूव होते हैं, और उससे प्रोडक्ट जो बनता है, तो ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो जैसे 2 ब्रोमो प्रोपेन की रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH के साथ एथेनॉल की प्रेजेंस में हीट कराते हैं, तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होने से, यानी यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से हेलोजन लाके जाए ब्रोमो, तो HBr KBr मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाता है, ये ब्रेक होता है। पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करके KBr निकलता है, के फ्री हो जाता है। प्रोटॉन हाइड्रोक्साइड आयन के साथ में कंबाइन होकर वाटर मॉलिक्यूल के फ्री हो जाता है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है। दैट मीन एल्कीन प्रोपीन हमें प्राप्त होती है 2 ब्रोमो प्रोपेन से। 1-2 एलिमिनेशन ना 1 एंड 2, इसको 1-2 एलिमिनेशन भी कहते हैं। 1 और 2 पोजीशन से एलिमिनेशन हो रहा है। 1 पोजीशन से हाइड्रोजन का एलिमिनेशन हो रहा है और 2 पोजीशन से हेलोजन का एलिमिनेशन हो रहा है, तो 1-2 एलिमिनेशन कहते हैं इसको। अब इसके संबंध में एक नियम दिया गया है, सेटजेप नियम। सेटजेप नियम जिसको कहते हैं। ये नियम क्या है? इसी बात को यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे तो 2 अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन मान लीजिए 4 कार्बन वाला कोई हेलो एल्केन हो, जैसे 2 ब्रोमो ब्यूटेन हो, तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन से कौन सा हाइड्रोजन निकले, बीटा है, यहाँ बात करें हम 2 हेलो ब्यूटेन, तो यहाँ पे दैट अल्फा बीटा एंड बीटा, 2 बीटा यानी एक से अधिक बीटा हाइड्रोजन एटम हो, तो कौन से बीटा हाइड्रोजन का एलिमिनेशन हो ताकि अधिक स्थायी कंपाउंड बन सके। तो सेटजेप नियम क्या कहता है कि उस बीटा हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होगा जिससे अधिक ब्रांच वाली एल्कीन बनती हो। तो उस बीटा हाइड्रोजन का एलिमिनेशन आसानी से होगा जिससे अधिक ब्रांच वाली एल्कीन बनती हो, यही सेटजेप नियम है। तो सेटजेप नियम क्या कहता है, यदि एल्किल हैलाइड में 2 प्रकार के बीटा हाइड्रोजन एटम हो, तो उस 2 या 2 से अधिक प्रकार के बीटा हाइड्रोजन एटम हो,
तो उस बीटा हाइड्रोजन एटम का एलिमिनेशन इजीली होता है, आसानी से होता है, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसी एल्कीन बनने की संभावना अधिक होती है जो अधिक शाखित हो। सिंपल वे में बात करें तो उस बीटा हाइड्रोजन एटम का एलिमिनेशन इजीली होता है जिससे अधिक शाखित एल्कीन बनने की संभावना, जिससे अधिक शाखित एल्कीन बनती हो। जैसे 2 हेलोब्यूटेन के डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कराने पर मेजर प्रोडक्ट के रूप में 2 ब्यूटेन प्राप्त होती है। इस रिएक्शन को देखें आप, 2 हेलोब्यूटेन या ब्रोमो लगा दें तो 2 ब्रोमोब्यूटेन हो जाएगा, क्लोरो तो 2 क्लोरोब्यूटेन हो जाएगा। तो 2 हेलोब्यूटेन की रिएक्शन KOH के साथ कराएं तो डीहाइड्रो हेलोजिनेशन कराए तो यदि इस बीटा हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होता है तो हमें प्राप्त होती है 2 ब्यूटीन, और यदि इस 1 पोजीशन वाले का एलिमिनेशन होता है, हाइड्रोजन एटम का एलिमिनेशन होता है, तो हमें प्राप्त होती है 1 ब्यूटीन। और 2 पोजीशन वाले 3 पोजीशन वाले बीटा हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होता है तो हमें प्राप्त होती है 2 ब्यूटीन। तो कौन से का एलिमिनेशन आसानी से होगा? चर्जप नियम यही कहता है कि जिससे अधिक शाखित एल्कीन बनने की संभावना हो वो उस बीटा हाइड्रोजन एटम का एलिमिनेशन इजीली होगा। तो यहाँ पे अधिक शाखित 2 ब्यूटीन है, 1 ब्यूटीन की बजाय 2 ब्यूटीन अधिक शाखित है, तो इसलिए 3 पोजीशन वाले बीटा हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होगा और 2 ब्यूटीन अधिक एम बनेगी। अब इसकी मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म ऑफ डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, यानी एल्किल हैलाइड के विहाइड्रोहेलोजनीकरण की क्रियाविधि, मैकेनिज्म यानी क्रियाविधि। नाउ नंबर 1 E1 मैकेनिज्म और E2 मैकेनिज्म। यहाँ पे हमने कहा कि एलिमिनेशन होता है एक हाइड्रोजन का और एक हेलोजन का, तो एलिमिनेशन रिएक्शन है, ये विलोपन अभिक्रिया है। विलोपन अभिक्रिया है तो फिर ये SN1 व SN2 की भांति E1 व E2 होती है। E1 रिएक्शन जिस प्रकार से SN1 होता है उसमें 2 स्टेप में होता है, उसी प्रकार से E1 रिएक्शन भी 2 स्टेप में होती है। SN2 1 स्टेप में होती है, ट्रांजिस्टेट बनती है। यहाँ पर भी E2 में भी 1 स्टेप रिएक्शन होती है और ट्रांजिस्टेट बनती है। नाउ नंबर 1 E1 मैकेनिज्म। हेलो एल्केन का जो कार्बन और हेलोजन जो CX बॉन्ड है वो पोलराइज होता है, जिसमें कार्बन में पार्शियल रूप से पॉजिटिव चार्ज आता है, हेलोजन पे नेगेटिव चार्ज आता है। यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ब्रेक होने से कार्बन पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, हैलाइड के रूप में फ्री हो जाता है और कार्बोकेटाइन बनता है। नाउ फर्स्ट स्टेप E1 मैकेनिज्म का। सेकंड स्टेप में क्या होता है, जो हाइड्रोक्साइड है, जो न्यूक्लियोफाइल है, वो इस कार्बोकेटाइन पे फास्टली अटैक करता है। जैसे हमने यहाँ पे KOH यूज लिया तो KOH का हाइड्रोक्साइड न्यूक्लियोफाइल के रूप में एक्ट करेगा और ये हाइड्रोक्साइड इस पे फास्टली जुड़ेगा और जुड़कर यहाँ से प्रोटॉन को रिमूव कर लेगा। तो फास्टली अटैक होके इस पे प्रोटॉन को रिमूव कर लेता है और ये एल्कीन हमें प्राप्त होती है, वाटर मॉलिक्यूल के रूप में फ्री हो जाता है। तो E1 मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, जिसमें बॉन्ड पोलराइज होता है, हैलाइड फ्री होता है, कार्बोकेटाइन बनता है। सेकंड स्टेप फास्ट होती है जिसमें न्यूक्लियोफाइल सच एज हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन एटम को यहाँ से एलिमिनेट करता है और वाटर मॉलिक्यूल में फ्री हो जाता है। अब यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन की वेग निर्धारक पद की बात करें, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो है वो स्लो स्टेप होता है। हमेशा रिएक्शन का स्लो स्टेप जो होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, वेग निर्धारक पद होता है। अब यहाँ पे वेग निर्धारक पद यानी फर्स्ट स्टेप के अंदर कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक ही क्रियाकारक इन्वॉल्व हो रहा है, दैट्स हेलो एल्केन। तो इसलिए ये एक अणुक एलिमिनेशन अभिक्रिया कहलाती है, E1 एलिमिनेशन कहलाती है।
नाउ सेकेंड E2 मैकेनिज्म। यहाँ पे इस प्रकार की रिएक्शन मैकेनिज्म में जो न्यूक्लियोफाइल जो है वो हेलो एल्केन के साथ में बैक साइड से अटैक करता है। यहाँ पर हैलाइड एक साइड से हैलाइड फ्री होता है, दूसरी साइड से न्यूक्लियोफाइल जो है OH नेगेटिव आयन यहाँ पे जुड़ जाता है प्रोटॉन के साथ, प्रोटॉन के साथ जुड़ने को स्टार्ट हो जाता है, जिससे ट्रांजिट स्टेट बनती है, जिसमें कार्बन हेलोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है और ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी ब्रेक हो रहा होता है और हाइड्रोजन और OH बॉन्ड बन रहा होता है। तो ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है, कार्बन हाइड्रोजन CX यानी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है और वाटर मॉलिक्यूल फ्री हो जाता है। ट्रांजिशन स्टेट संक्रमण अवस्था बनती है। संक्रमण अवस्था हाई एनर्जी की होती है, बहुत अधिक ऊर्जा वाली होती है, अधिक अस्थायी होती है, इसलिए तेजी से ये प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पे हैलाइड ग्रुप फ्री हो जाएगा, जैसे कि हमने कहा यहाँ पे ये वाटर मॉलिक्यूल फ्री हो जाएगा और हमें एल्कीन प्राप्त हो जाती है। अब इस रिएक्शन में वेग निर्धारक पद कौन सा है? स्लो स्टेप वाला। ये ट्रांजिशन स्टेट के बाद वाला जो स्टेप है वो फास्ट होता है। जैसे इस प्रकार पहले वाले कार्बोकेटायन बनता है, कार्बोकेटायन के बाद में सेकंड स्टेप होता है, उसमें न्यूक्लियोफाइल तेजी से जुड़ता है, तो फास्ट स्टेप हुआ। स्लो स्टेप हुआ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। दैट फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेट, वेग निर्धारक पद। यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इज स्लो स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वेग निर्धारक पद। लेकिन ट्रांजिशन स्टेट हाईली अनस्टेबल होती है, अत्यधिक अस्थायी होती है, इसलिए तेजी से प्रोडक्ट में बदलती है, प्रोडक्ट में बदलती है, फास्ट रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे वेग निर्धारक पद जो है वो फर्स्ट स्टेप यानी स्लो स्टेप वाला, जिसमें दो क्रियाकारक इन्वॉल्व हैं, न्यूक्लियोफाइल और हेलो एल्केन। तो दो क्रियाकारक इन्वॉल्व होने के कारण ये द्विअणुक एलिमिनेशन कहलाता है, द्विअणुक E2 एलिमिनेशन कहलाता है। एलिमिनेशन अभिक्रिया में रिएक्शन की रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होता है वो टर्सरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव, उससे कम सेकेंडरी और उससे कम प्राइमरी होता है। तो प्राथमिक, उससे कम द्वितीयक, तृतीयक, उससे कम द्वितीयक और उससे कम प्राथमिक। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी यही होता है कि टर्सरी कार्बोकेटायन मोर स्टेबल होता है, उससे कम सेकेंडरी कार्बोकेटायन और उससे कम प्राइमरी कार्बोकेटायन। यानी तृतीय कार्बोकेटायन अधिक स्थायी होता है, उससे कम द्वितीय कार्बोकेटायन और उससे कम प्राथमिक कार्बोकेटायन। अतः वियोजन की अभिक्रिया प्रमुख रूप से E1 मैकेनिज्म द्वारा संपन्न होती है। E1 मैकेनिज्म जिसमें कार्बोकेटायन बनता है और सेकंड स्टेप के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल इस पे फास्टली अटैक करके प्रोडक्ट बना देता है। नाउ था सेकंड स्टेप, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल के डिहाइड्रेशन की बात करें हम तो एल्कोहल का डिहाइड्रेशन यानी एल्कोहल की रिएक्शन कंसंट्रेट H2SO4 के साथ कराते हैं तो इससे वाटर मॉलिक्यूल फ्री हो जाता है, निर्जलीकरण हो जाता है, इसका डिहाइड्रेशन हो जाता है। इससे अब यहाँ पर देखें कि वाटर OH जो ग्रुप है वो नेक्स्ट प्रोटॉन ये CH2 वाला लेता है या ये CH3 वाला। यदि CH3 वाला प्रोटॉन इसके साथ में एलिमिनेट होता फ्री होता है, एलिमिनेट होता है तो ये हो गया 1 ब्यूटेन बनेगा, और यदि CH2 वाला वाटर मॉलिक्यूल फ्री करता है तो 2 ब्यूटेन बनेगा। तो मैकेनिज्म कि जब एल्कोहल जो है उसके साथ एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एसिड का प्रोटॉन एल्कोहल के OH के साथ में रिएक्शन कर OH2 बना देता है। दैट OH2 फ्री हो जाता है यहाँ से और कार्बोकेटायन बन जाता है, वाटर मॉलिक्यूल में फ्री हो जाता है। ये कार्बोकेटायन फिर पास वाले हाइड्रोजन एटम को अपनी ओर लेकर इस बंद के इलेक्ट्रॉन अपने ले लेता है, हाइड्रोजन आयन के रूप में फ्री कर देता है, तो एल्कीन बनता है और हाइड्रोजन आयन के रूप में फ्री हो जाता है। दैट मीन अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है, इस प्रकार की अभिक्रिया ना। जैसे हम बात करें यहाँ पे कि 2 ब्यूटेनॉल की कंसंट्रेट H2SO4 साथ में रिएक्शन कराते हैं तो 80% तो 2 ब्यूटेन बनता है और 20% है वो 1 ब्यूटेन बनता है। तो बात वही आई कि कौन सी एल्कीन अधिक मात्रा में बनेगी, तो यहाँ पर रेजियो सेलेक्टिविटी शो करते हैं जिसमें
दो उत्पाद के बनने, दो या दो से अधिक उत्पाद के बनने की संभावना होती है, और उसमें एक पर्टिकुलर उत्पाद अधिक मात्रा में बनता है। जैसे यहाँ पे 2 ब्यूटेन अधिक मात्रा में बनता है, क्योंकि सेटजब नियम क्या कहता है, वह बीटा हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होता है जिससे अधिक शाखित एल्किन बनने की संभावना हो। तो यहाँ पे 2 ब्यूटेन अधिक शाखित है 1 ब्यूटेन की अपेक्षा। नाउ नंबर थर्ड रिएक्शन, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइन। एल्काइन का हाइड्रोजनेशन करा के भी हम एल्किन प्राप्त कर सकते हैं। जैसे एसिटिलीन की हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएं कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाता है, CH2 के रूप में हमें एथीन प्राप्त हो जाती है। और यदि हमें सिस बनाना है या ट्रांस बनाना है तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा कैटालिस्ट यूज कर रहे हैं। यदि हमें, जैसे यहाँ पे एल्काइन की रिएक्शन सोडियम लिक्विड अमोनिया के साथ में कराते हैं तो ट्रांस एल्कीन प्राप्त होती है, और यदि लिडलर कैटालिस्ट के साथ कराते हैं तो सिस एल्कीन प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हम एल्कीन का सिंथेसिस 3 मेथड से कर सकते हैं। नंबर 1, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, यानी एल्किल हैलाइड के विहाइड्रोहैलोजन के द्वारा, जिसमें सेटजब नियम का रूल बताया गया कि वह एल्किन अधिक मात्रा में बनती है, जिससे ऐसे बीटा हाइड्रोजन का एलिमिनेशन हो जिससे अधिक शाखित एल्किन बनने की संभावना होती है। तो ऐसे बीटा हाइड्रोजन एटम का एलिमिनेशन होता है जिससे अधिक शाखित एल्किन बनने की संभावना हो। नंबर 2 हमने बताया कि डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल के निर्जलीकरण से, कि जब एल्कोहल की रिएक्शन कंसंट्रेट H2 पर निर्जलीय कारक लाइक एज कंसंट्रेट H2 के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो डिहाइड्रेशन होने से एल्कीन प्राप्त होती है। थर्ड रिएक्शन की बात की हमने, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइन। एल्काइन का हाइड्रोजनेशन करके कैटलिस्ट के प्रेजेंस में एल्काइन का हाइड्रोजनेशन कराने पर एल्कीन प्राप्त होती है। अब डिपेंड ये करता है कि हमें किस तरह की एल्कीन प्राप्त करनी है, सिस एल्कीन या ट्रांस एल्कीन। यदि सिस एल्कीन बनानी है तो हम सोडियम लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन करा के ट्रांस एल्कीन बना सकते हैं, और यदि सिस एल्कीन बनानी है तो लिडलर कैटालिस्ट के साथ की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, एल्काइन का हाइड्रोजनेशन कराते हैं, तो हमें सिस एल्कीन प्राप्त होती है। थैंक यू।